हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किताबों के अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको एंशिएंट एंड मेडिवल पॉलिटिकल थॉट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है बृहस्पति के राज्य व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बृहस्पति या शुक्र नीति से आपको एग्जाम में जरूर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 110% आएगा ही आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से कवर कर लीजिए। आपके 2 क्वेश्चन पेपर में कहीं नहीं जाने वाले। अगर ये 2 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो आपको पक्का 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो एक बार आप ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। तो जो इसका आंसर है वो ये है, भारतीय पौराणिक कथाओं में बृहस्पति को देवताओं के गुरु, जो बृहस्पति थे उनको देवताओं के गुरु माना गया था। वो कौन थे? वो देवताओं के गुरु थे। और जो शुक्र थे, जो शुक्र नीति हम पढ़ते हैं, जो शुक्र थे उनको असुरों का देवता माना गया था। और जो हमारे बृहस्पति थे ये कौन थे? देवताओं के गुरु थे। अन्य प्राचीन विचारों की तरह आचार्य बृहस्पति ने भी सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित सभी गतिविधियों पर जोर दिया था। बृहस्पति यह कहते थे कि जो भी हमारे समाज में कल्याण हो, जिससे हमारे समाज का वही कार्य करना चाहिए। हमेशा हमारे समाज के भले के बारे में सोचना चाहिए, कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े हमेशा। बृहस्पति का सप्तक प्रकृति सिद्धांत, जो इनका प्रकृति सिद्धांत था, ये हमेशा लिखते थे कि जो सिद्धांत है वो ऐसा होना चाहिए जिससे राज्य आगे बढ़े। ऐसा कोई रूल होने चाहिए जिससे राज्य को अच्छा, जो भी हो, प्रॉफिट ही होना चाहिए। कभी भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ना राज्य को, ना जनता को, ना वहाँ के लोगों को। विकास ही होना चाहिए। एक राज्य का विकास कैसे हो सकता है, इस पर उन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए हैं अपने। जैसे कि जो पहला है, जिसे राज्यों का अंग भी कहा जाता है, पृथ्वीपति। पृथ्वीपति वह होते हैं जो राजा के बाद जो आते हैं, उनको पृथ्वीपति कहा जाता है। इसमें यह भी हो सकता है जो राजा के बाद शासन या राजा के प्रशासन में कार्य करता है। बृहस्पति राजा के पश्चात अमात्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकृति मानते हैं। शासन तंत्र, कुशल संचालन तथा राजकीय नीति के कार्यान्वयन को मित्र तथा शत्रु सामर्थ्य के साम के बारे में विस्तृत सूचनाएं भी कुशल सहायक तथा मंत्रदाय मंत्रियों की सहायता से ही उपलब्ध हो सकती है। जो मंत्री होते हैं ना, राजा के बाद मंत्री होते हैं, जिनके पास जो शक्तियाँ होती है वो होती है, तो वो भी कैसे होना चाहिए? बहुत ज़्यादा कुशल, मतलब कि बहुत पावरफुल होना चाहिए। कि राजा के बाद अगर कोई प्रशासन या शासन कर रहा है तो उसका मंत्री होता है, तो उसको भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है? अमात्य। बृहस्पति की शिक्षाओं और प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों में अमात्य शब्द का तात्पर्य एक उच्च पद अधिकारी या मंत्री से है, जो किसी शासक या राजा के प्रशासन में कार्य करता है। जो मंत्री होता है वो आता है अमात्य में, जो राजा के अंडर काम करता है। वो थोड़ा सा जो होता है बुद्धि वाला होना चाहिए, बुद्धि हो, विवेक हो, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति हो कि हमारे राज्य का जो विकास है वो कैसे हो सकता है। ये भी एक बहुत मुख्य अंग माना गया था। राष्ट्र, एक राष्ट्र को कैसा होना चाहिए? एक शासक द्वारा शासित राज्य या राजनीतिक इकाई की अवधारणा को संदर्भित करता है। इसमें एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर क्षेत्र, शासन, रचनाएं और लोक शासन शामिल हैं। नागरिक का कल्याण सुनिश्चित करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, वित्त का प्रबंधन करना, सुरक्षा और रक्षा प्रदान करना, ये सब क्या होना चाहिए? एक राष्ट्र में ये गुण होने चाहिए। दुर्ग, एक गढ़ वाली संरचना या गढ़ को संदर्भित करता है। दुर्ग क्या होता है? आपने जो मोहनजोदड़ो का पढ़ा होगा उसमें भी आपने दुर्ग पढ़ा होगा, जो एक राज्य को घेरे रखता है ताकि कोई बाहरी उस पर आक्रमण ना कर सके, राज्य की सुरक्षा को बनाए रखे। कोषागार या भंडार, जो होते हैं राज्य के धन संसाधन, खजाने रखे जाते हैं। ये खजाने राज्य के शासन और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य को विकास करना, आर्थिक जो उसकी समृद्धि होती है उसको बढ़ाने के लिए ये सब बहुत जो है मदद करते हैं। कुशल पूर्णता बनाए रखना, प्रतिबंधित करना, कोष का उचित प्रबंधन राज्य की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। जो उसका वित्तीय होता है ना, स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये सब उसी पे डिपेंड होता है। डंडा मतलब कानून कैसा होना चाहिए? जो कानून ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी उसके विरुद्ध ना जा सके। बृहस्पति का दंड का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से है और धर्म की सीमाओं के भीतर करने के महत्व पर जोर देते हैं। मतलब ना धर्म का उल्लंघन होना चाहिए इसमें, कानून को लागू करना, जुर्माना लगाना, व्यवस्था बनाए रखना और राज्य और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। इन सब पे इन्होंने क्या जोर दिया था कि कानून ऐसा होना चाहिए। मित्र, अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता बनाए रखना देश से, ताकि आगे भविष्य में जब भी कोई ऐसा स्थिति आती है तो उनके जो पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश होते हैं तो वो उनकी हेल्प कर सकें। इस प्रकार शासन की नीति तथा राज्य के बल प्रयोग की शक्ति की कल्पना में राजा एक क्षण के लिए भी राज्य तथा राजा के इस उद्देश्य को नहीं भूलता कि इन सबका उद्देश्य जानता है कि सुरक्षा तथा संप्रभुता ही जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वे जनतंत्रीय तत्वों का शासन की नीति तथा राज्य की विधि में प्रवेश करता है। एक राजा को हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो जनता की भलाई और राज्य की भलाई के लिए होना चाहिए। शुक्र नीति,
दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है शुक्र नीति। शुक्र के बारे में आप जानते ही हो, जो असुर थे, असुरों के देवता माना जाता है इनको। असुर जो थे उनके गुरु भी माना जाता है शुक्र को। ये जो है शुक्राचार्य के रूप में मिलता है। शुक्र नीति के रचनाकार और उनके काल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अभी जो इनके बारे में कुछ भी पता नहीं किया जा सका है, खाली इतना पता है कि जो ये थे असुर को सपोर्ट करते थे, उन्हीं के गुरु माने जाते हैं। असुर के बारे में ही चिंतन करना, उन लोगों के ही पक्ष में बोलना, उन्हीं के बारे में सोचना। लोगों में शुक्र नीति के समान दूसरी और कोई नीति नहीं है। इसके 4 अध्यायों में प्रथम अध्याय में राजा, उसके महत्व और कर्तव्य, सामाजिक व्यवस्था, मंत्री और युवराज संबंधित विषयों का विवेचन किया गया है। शुक्र नीति ग्रंथ लिखी गई है जो इसमें अनेक विषयों का विवरण है, जो आज भी प्रासंगिक है। ये उपयोगी है क्योंकि औरों को इसी ग्रंथ से ही पता चलता है कि शुक्र नीति क्या थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू भी है। शुक्र नीति के अनुसार सभी आशंकाओं को त्याग कर राजा को ऐसी नीति का पालन करना चाहिए जिससे शत्रु को मारा जा सके। मतलब शत्रु को पराजय ही करना है, उससे हारना नहीं है, ऐसा ये मानते हैं। जिस प्रकार भोजन भौतिक जीवन की पारंपरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसी प्रकार नीति ग्रंथ सामाजिक जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एक राज्य को एक टपकते हुए जहाज के समान माना गया है। जो सम्राट नीति ग्रंथ के उपदेशों के अनुसार शासन करता है, उसकी प्रशंसा होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो नीति के अनुसार चलते हैं, नीति विज्ञान के अनुसार जो भी सम्राट चलते हैं, उसके हिसाब से कार्य करते हैं, तो उनकी प्रशंसा होती है। और जो सम्राट अपनी इच्छाओं से कार्य करते हैं, अपनी भलाई देखते हैं, जिससे राज्य की भलाई नहीं होती, उस चीज़ से क्या होता है, उनकी निंदा होती है कि वो एक अच्छे सम्राट नहीं बन पाते हैं। शुक्र नीति में राज्य संबंधित विचार। शुक्र नीति में राज्यों की उत्पत्ति सिद्धांत का विस्तृत विवेचन नहीं किया है। शुक्र ने राज्य को एक अनिवार्य, एक सार्वभौमिक स्वस्थ स्वीकार किया है, क्योंकि इस संसार की वृद्धि का आधार राज्य है। मतलब संसार को बढ़ाने के लिए आगे जो वृद्धि का जो एक आधार है वो क्या है, राज्य ही माना गया है। राज्य की परिभाषा एक सप्तांग सिद्धांत। शुक्र ने जो एक सिद्धांत दिया सप्तांग सिद्धांत, उसमें जो ये है, प्राचीन भारतीय चिंतन में राज्य को सप्तांग राज्य के रूप में परिभाषित किया गया। राज्य 7 अंगों से बना हुआ है। इनका मानना ये है कि जो राज्य है उसके 7 अंग हैं। मनुष्य के जैसे अंग होते हैं ना, वैसे ही राज्य के अंगों को भी परिभाषित किया गया है। स्वामी, अमात्य, मित्र, कोश, राष्ट्र, दुर्ग एवं सेना। जो भी हमने अभी बृहस्पति में पढ़ा था, बृहस्पति नीति जो थी, सेम वही चीज़ इसमें भी है। अमात्य की तुलना नेत्रों से इसलिए दी गई है क्योंकि राज्य का समस्त व्यवहार मंत्रियों की देखरेख तथा परामर्श से ही चलता है। जो मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेत्र होते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, जो वो देखते हैं, जो करते हैं, इसलिए उनको नेत्र कहा गया है। अमात्य को क्या गया, नेत्र से तुलना की गई है इसकी। कोश की तुलना मुख से की गई है। मुख से क्यों की गई है, भोजन शरीर के सभी अंगों को शक्ति प्रदान करता है। उसी प्रकार राजकोष में धन संचित होने से सभी अंगों की पुष्टि होती है। जो वो धन होता है उसी से धन से ही तो राज्य की पुष्टि होगी ना, भरण पोषण होगा। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, भूख से की गई है, मुख से की गई है। राष्ट्र की तुलना पैरों से की गई है। क्यों की गई है, क्योंकि वह राज्य का मूल आधार है। मतलब जो राज्य खड़ा होता है वो पैरों पे ही खड़ा होता है, एक इंसान पैरों पे खड़ा होता है, और राज्य की तुलना भी इंसान से ही की गई है, तो इसीलिए राज्य को इसका पैर बोला गया है। राष्ट्र को क्या कहा गया है, पैर कहे गए हैं। दुर्ग की तुलना हाथ से की गई है। हाथ से क्या करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसीलिए हाथ से दुर्ग को कंपेयर किया गया है कि ये चीज़ जो है राज्य को प्रोटेक्ट करती है। ओके गाइस, अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर चाहिए, PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आपको वहाँ मिल जाएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।